एक फिल्म का ट्रेलर आया था, जी ए ग्रे स्टेट। जी इसके डायरेक्टर थे डेविड ग्रोवली। जी उन्होंने फिल्म का ट्रेलर आज भी मौजूद है यूट्यूब जी में। उस पे देखिएगा कि जो इल्यूमिनाटी का निशान है, ट्रेंगल और ट्रेंगल के बीच में आंख, जी उस निशान को उन्होंने अपने ट्रेलर में प्रदर्शित किया। और फिल्म की स्टोरी थी कि सब कुछ एक अज्ञात संस्था के अधीन होगा, लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा, लोग गुलाम की तरह होंगे, सबके ऊपर नजर रखी जाएगी और कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेगा। जी और डेविड क्रोबली की हत्या उनके घर में कर दी जाती है। उनके घर में 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरों में उनके हत्या का कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता। साथ में उनकी पत्नी और एक नन्ही बेटी को भी मार दिया जाता है। तो इस बात को कैसे प्रमाणित नहीं माना जाएगा कि अगर उन्होंने इल्यूमिनाटी के निशान को दिखाते हुए ये बात कही है और फिर उनकी हत्या हो जाती है, तो कैसा इसका कनेक्शन नहीं बैठेगा? ऐसे तो अगर हम इसको जोड़ने पे आए पांडे जी, तो जिस तरह से आपने अपनी रिसर्च में भी कहा है कि तंजानिया के राष्ट्राध्यक्ष की भी हत्या इसी से जोड़ के की गई। साहब, राष्ट्राध्यक्ष ने आप देखिए उनकी मौत का रहस्य बड़ा गूढ़ हो चुका है। जी तंजानिया के राष्ट्रपति मुझे लगता है इस धरती के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको 83% वोट मिला हो। जी भारत का प्रधानमंत्री 36% वोट पाकर प्रधानमंत्री बना हुआ है जी और 83% वोट जिस व्यक्ति ने अर्जित किए हो, तो उसकी लोकप्रियता का अंदाजा और उसकी कार्यशैली का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जी अक्टूबर में चुनाव हुआ और अक्टूबर के पहले सत्र में, जी दोबारा चुनाव के पहले, उन्होंने पपीते में, भेड़ में और बकरी में जी कोरोना की टेस्टिंग करवाई और ये तीनों कोरोना में पॉजिटिव आए। उसके पहले संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि ये मानव से मानव में ट्रांसफर होता है, ये पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में नहीं है। तो साहब, जब उन्होंने ये रिपोर्ट सार्वजनिक की और सार्वजनिक करने के बाद उन्होंने आयुर्वेद के आधार पर पूरे विश्व की पहली कंट्री अपने देश को घोषित किया कोरोना मुक्त, और उसके बाद उनका चुनाव हुआ राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 1 महीने तक वो अज्ञातवास में चले गए और कई जगह ऐसे सबूत मिलते हैं कि पूरे विश्व के दबाव में थे वो जी। और 1 महीने बाद उनकी हत्या हो जाती है। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, हत्या का उल्लेख सारी मीडिया ने किया है। तो उनकी हत्या का दूसरा कारण अगर उजागर नहीं होता तो इसको आप कहां से जोड़कर देखेंगे? पांडे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आखिर ये कोरोना महामारी जो आज हम भुगत रहे हैं, जो पूरा देश झेल रहा है, आज अपने प्रिजनों को हम खोते जा रहे हैं, आने वाले वक्त और हालात आप भी समझ पा रहे हैं, हम भी समझ पा रहे हैं कितना भयावह होने वाला है। और इसका असर एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन हम सब के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये महामारी प्राकृतिक है या इंसानी पैदा की हुई है? अशोक जी, 2015 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने जी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि चाइना से एक वार शुरू होने वाला है जो जैविक वार होगा और इसमें बंदूकें नहीं चलेंगी, तोप तलवार नहीं चलेगा, मिसाइलें नहीं चलेगी, एक जैविक युद्ध होगा जी। बिल गेट्स कोई जैव वैज्ञानिक नहीं है, उनका जीव विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। सॉफ्टवेयर के वो एक अच्छे उत्पादक हैं जी। जब उस व्यक्ति ने एक बार नहीं 3 बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये ऐसी ही स्थिति है कि पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि ये क्या हो रहा है, बोलना कोई नहीं चाहता। अगर पूरे विश्व ने वुहान के ऊपर इसकी उत्पत्ति का आरोप लगाया, जिसके लिए बीबीसी ने, सीबीसी ने और कनाडा के ब्रॉडकास्ट के ने भी कहा है कि बिनी पिंग्स से ये चोरी हुई है। 2 वैज्ञानिक चीन के इस वायरस को चुरा के ले गए हैं जी। और वहां के ब्रॉडकास्ट से ये बात प्रचारित हुई है। वहां की पुलिस में इसका मुकदमा दर्ज है। 1981 में डिन कोंटोस नामक एक लेखक ने इसकी भविष्यवाणी की है अपने किताब में जी। तो साहब, भविष्यवाणियां एक के बाद एक
एक फिल्म की भविष्यवाणी, दूसरा इस किताब की भविष्यवाणी, तीसरा भारत में एक फिल्म बनी थी चेन्नई टू चाइना। चेन्नई टू चाइना में स्पष्ट दिखाया गया है कि चाइना से एक प्रोफेसर 300 करोड़ रुपए लेकर और वायरस को भारत में प्रोजेक्ट करता है। तो यहाँ पर अपन यह मान ले कि प्रोजेक्ट करता है कोई व्यक्ति लेकर, इसको अपन थोड़ी देर के लिए अलग कर दे कि ये फिल्म की स्टोरी है, लेकिन चाइना से ही वो वायरस आ रहा है जो पूरे देश को तबाह कर रहा है। ये कहानियां साधारण कहानियां नहीं हो सकती। मेरा ये मानना है कि अगर पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी को लेकर ईमानदार है तो कुछ ना करे। कोई भी आर्थिक समृद्ध व्यक्ति किसी भी राष्ट्र के विनाश का आधार बने, ये ठीक नहीं है। बिल गेट्स के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए, बिल गेट्स की गिरफ्तारी होना चाहिए और बिल गेट्स से इस बात को पूछना चाहिए कि तुमने किस आधार पर ये बात कही थी। पूछने की जहां तक बात है पांडे जी, इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, सालों साल बीत गए, उस मामले का आज तक खुलासा नहीं हुआ। इस देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई जिनका आज तक हमें और आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं मिला और शायद इस जीवन में मिलेगा भी नहीं। ऐसे हालात में जितने सवाल अभी आपने खड़े किए हैं, इन सवालों में अगर हम ये मान लें कि ये तथ्य पूरी तरह सत्य हैं, क्योंकि तार्किक भी हैं और एक दूसरे से जुड़ते भी चले जा रहे हैं। आपकी फिल्म के बारे में अगर हम मान लें, जो आपने प्रेजेंट किया है, आपने दिखाया है, उन सारे तारों को अगर हम मान लें तो आज जो हालात और जो परिस्थितियां हैं, आपके मुताबिक विश्व की क्या स्थिति होने वाली है? उस पे फिल्म का हमारा एक पार्ट और दूसरा भी इसी फिल्म में है, जिसको हम MMP के नाम से है, मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। निश्चित तौर पर पूरी दुनिया उसी दिशा में बढ़ रही है। आज मीडिया की स्थिति ये हो गई है अशोक जी कि मीडिया अगर सत्य को असत्य बताकर प्रेषित करता है तो पूरी दुनिया उसको मानने के लिए मजबूर है, और असत्य को वो सत्य साबित कर देता है तो पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर है। अर्थात मीडिया ने लोगों के दिमाग को काबू कर लिया है जी, पूरी तरीके से, और मीडिया से अलग हटकर आज लोगों का चिंतन खत्म हो गया है। फिल्मों में भी वही चीज दिखाई जा रही है। ये जो सीरियल चलते हैं और जो फिल्म स्टाइल लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ती है, आज की न्यूज एजेंसियां बिल्कुल उसी स्टाइल पे समाचारों का वाचन करती हैं, उनका प्रेजेंटेशन करती हैं और लोगों के दिमाग में उसको बैठाने की कोशिश करती हैं। पांडे जी, हम आपकी इस फिल्म पे चर्चा को जारी रखेंगे। अभी फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये फिल्म दिखा देते हैं और उन पे इस बात का फैसला छोड़ते हैं कि इस कोरोना का सच क्या है। बिल्कुल, मुझे लगता है अशोक जी कि इस फिल्म के बारे में जो मैंने एक कोशिश की है, पूरे देश की जनता से इस फिल्म के आधार पर या इसमें जो भी तथ्य दिखाए गए हैं उसके आधार पर उनकी मानसिकता या उनको स्वतंत्र छोड़कर कह दिया जाए कि इसकी जांच परख आप करके अब प्रेषित करो कि इस फिल्म में कितनी सत्यता है और इसके तथ्य कितने सही है और कितने गलत है, तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। जी पांडे जी, हम इस फिल्म पे चर्चा को जारी रखेंगे। पांडे जी, पहले हम अपने दर्शकों को ये पूरी फिल्म दिखा देते हैं, उनके विवेक और उनके ज्ञान पर हम इस बात को छोड़ देते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना परिपक्व है, यहाँ का युवा इतना समझदार है कि वो खुद फैसला करना और चीज़ों को समझना बेहतर जानता है। और चलते चलते हम फिर एक सवाल अपने देशवासियों से करके जा रहे हैं। आप हमें उस सवाल का जवाब हमारे नंबर पर फ़ोन करके और व्हाट्सएप से दे सकते हैं। हमारा सवाल है, ये कोरोना का सच क्या है? इस फिल्म को देखिए और हमारे इस सवाल का जवाब, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और पांडे जी से इस फिल्म को लेकर आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सब इस फिल्म को देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। कभी अपनी ही हंसी पर आता है गुस्सा, कभी सारे जहां को हंसाने को जी जाता है, कभी छुपा लेते हैं गमों को किसी कोने में, कभी सब कुछ सुनाने को जी जाता है। संपूर्ण धरा पर रहने वाले सनातनी स्वजनों सहित सजग सचेत स्वाभिमानी देशभक्त एवं जिंदा हिंदुओं को मैं देवेंद्र पांडे सादर प्रणाम करता हूँ।
हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगुफुले की हत्या हो गई। ये वही जॉन मुगुफुले हैं जिन्होंने पपीता, भेड़ और बकरी के कोरोना टेस्ट करवाए, तीनों ही पॉजिटिव आए। राष्ट्रपति ने कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया और आयुर्वेद एवं ईश्वरीय आराधना के आधार पर अपने देश को सबसे पहले कोरोना मुक्त घोषित किया। मुगुफुले अक्टूबर 2020 में हुए चुनाव में 83% वोट पाकर पुनः राष्ट्रपति चुने गए, जिससे उनके कुशलता और लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों का मानना है कि कोरोना के षड्यंत्र को उजागर करने का परिणाम ही तंजानिया के राष्ट्रपति की हत्या का कारण था। कोरोना का संक्रमण जितना रहस्यमयी है, उसकी उत्पत्ति और उत्पत्ति के कारण उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। इसके परिणाम, इससे जुड़े हुए सवाल और जवाब भी ज्यादा गूढ़ हो चुके हैं। 2017 में एक फिल्म का ट्रेलर आया था जिसका नाम था ए ग्रे स्टे। फिल्म के रिलीज होने के पहले ही फिल्म के डायरेक्टर डेविड क्रोबली और उसके परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? स्टे नामक इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया जाना था जो कि इल्यूमिनाटी के प्लान की ओर इशारा करता है। फिल्म के मुताबिक हर व्यक्ति असहाय होगा, उसके हाथ में चिप लगी होगी जिससे उसे कंट्रोल किया जाएगा। हर व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी, कहीं जा नहीं पाएगा, ना ही कोई कहीं से वापस आएगा। जो जहां है वो वहीं रहेगा, किसी के पास पैसा भी नहीं होगा। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डायरेक्टर और उनकी नन्ही बेटी और पत्नी के साथ उनके घर पे ही उनकी हत्या कर दी गई। कत्ल के दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, जबकि डेविस क्रोबली के घर में 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 2014 में भारत में एक फिल्म बनी जिसका नाम था चेन्नई टू चाइना। इस फिल्म में चाइना द्वारा छोड़े गए वायरस से भारत को तबाह करने का षड्यंत्र दिखाया गया। तो एक प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि इन फिल्मों में भविष्यवाणी जैसी स्टोरियां कहीं प्रायोजित तो नहीं है। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने कहा था कि एक महामारी आने वाली है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल गेट्स कोई जैव वैज्ञानिक नहीं, फिर वह कहना क्या चाहते थे, यह समझने की जरूरत है। इसलिए जानना जरूरी है कि पूरे विश्व को कंट्रोल करने वाली एक अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी संस्था है जिसे इल्यूमिनाती कहते हैं। इस इल्यूमिनाती के अस्तित्व को सार्वजनिक तौर पर हमेशा ही झुठलाया गया है, लेकिन इसके रहस्यमयी वजूद को कभी नकारा नहीं गया। इल्यूमिनाती का गठन जर्मनी में हुआ था। दुनिया में शासन करने की योजना बनाने वाला संगठन था जो लोगों के दिमाग को काबू करने के लिए सदैव ही प्रयासरत रहा, जिसके बारे में गूगल भी ज्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध करा। एक समय ऐसा आया जब जर्मनी की सरकार ने इल्यूमिनाती की सदस्यता लेने वालों को सजा का प्रावधान कर दिया। यह संस्था अचानक भूमिगत हो गई और इस संस्था की जानकारी यदि किसी ने हासिल की तो उसकी मौत निश्चित थी। इस संस्था में पूरे विश्व से गिनती के धनाढ्य नेता और सेलिब्रिटी शामिल हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो इस दुनिया पर इस संस्था के लोगों का ही शासन है। इल्यूमिनाती के लिए कहा जाता है कि 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज कैनेडी की हत्या इसी संगठन ने की थी। प्रगतिशील अमेरिका के लिए कैनेडी की हत्या आज भी रहस्य बनी हुई है। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना, फ्रांस की क्रांति, स्वदेशी अभियान के राजीव दीक्षित की हत्या एवं कोरोना वायरस के संबंध में भी इल्यूमिनाती पर शक की सुई स्थिर है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मौत की गुत्थी आज भी नहीं सुलझी। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा एजेंसी में अचानक फेरबदल और सुरक्षा कर्मियों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या आज भी कुछ कहती है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर श्रीलंका में सैन्य परेड के दौरान सैनिक ने हमला किया। इसके बाद उनकी बम से उड़ाकर हत्या कर दी गई। कि यह हत्या साधारण घटना थी जिसके अनसुलझे रहस्य आज भी कुछ संकेत कर रहे हैं। आज चिंतन करने मजबूर हैं कि हम सब गुलाम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं या फिर स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिक। सारी दुनिया किसके इशारे पर चल रही है? आखिर दुनिया का शासक कौन है और उस दुनिया में हमारी क्या हैसियत है? इन कल्पनाओं को हमने पंख लगाने की कोशिश की है। कोरी कल्पनाओं के आधार पर ही सही देश हित का मूल्यांकन करना जरूरी है। मैं जानता हूं कि मैं अमर नहीं हूं, यही कारण है कि मैं भयभीत नहीं हूं। मैं राष्ट्र हित में मरना अपना गौरव मानता हूं, जिस गौरव के लिए मैं हर घड़ी तैयार हूं, तत्पर हूं। ऐसा माना जाता है कि इस संस्था का कोई भी सदस्य
अगर संस्था की गोपनीयता भंग करता है तो उसकी मौत सुनिश्चित है। 2019 में बिल गेट्स ने टॉफिलक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में चाइना के वायरस बार शुरू करने की घोषणा की। 18 अक्टूबर 2020 को बिल गेट्स ने एक मीटिंग में कहा था कि अब जो युद्ध देश के बीच होंगे उसमें हथियार या मशीनों का उपयोग नहीं होगा, आने वाला युद्ध वायरस से होगा। आखिर बिल गेट्स ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह किसी ने कभी सोचा नहीं, न उनसे पूछा। आज विश्व के तबाही की भविष्यवाणी करने वाले बिल गेट्स पर शक होना स्वाभाविक है, कहीं ये इल्यूमिनाटी के सदस्य तो नहीं। इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि 1981 में वुहान 400 के नाम से एक किताब जिसके लेखक डीन कोंटोज द्वारा चाइना में प्रकाशित हुई थी, जिसके मुताबिक बायोलॉजिकल अटैक के लिए वायरस बनाने का उल्लेख स्पष्ट रूप से है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कनाडा के विनिपेग में स्थित नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब से 2 चीनी वैज्ञानिकों ने इस वायरस को चुराया था। ऐसी खबर जुलाई 2019 में कनाडा ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन CBC के हवाले से कहा गया। कनाडा के लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है। CBC के हवाले से स्पष्ट किया गया कि 31 मार्च 2019 को विनिपेग से पैथोजन के नमूने बीजिंग चाइना पहुंचे। इसमें वायरस का नाम कोरोना होने से कनाडा ने भले ही मना किया हो, लेकिन मामला वायरस चोरी का सिद्ध हो। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने यह भी कहा कि शिपमेंट सभी संघीय नीतियों के अनुसार था। विचारणीय तथ्य यह भी है कि उपरोक्त मामला रॉयल कैनेडी माउंटेन पुलिस द्वारा आज भी जांच के अधीन है। डॉक्टर डैनी सोहेम, जो कि इजराइल के जैव युद्ध विशेषज्ञ और इजराइल रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ खुफिया विश्लेषक भी हैं, जिन्होंने चीनी वैज्ञानिकों को विनिपेग से चोर के रूप में स्वीकारा है। साथ ही डॉक्टर डैनी सोहेम ने कोरोना को चीनी अनुसंधान का परिणाम भी कहा। डॉक्टर फ्रांसिस वायल, जो कि जैविक हथियार अधिनियम के निर्माता हैं, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि कोरोना DNA अनुवांशिक इंजीनियरिंग के साथ ही आक्रामक जैविक युद्ध हथियार है। उन्होंने कहा कि बायो वेपन का उल्लंघन चीन सहित अनेक देशों ने किया है। क्या डॉक्टर फ्रांसिस का बयान चिंताजनक नहीं है? रिचर्ड M. इब्राइट का एक लेख 2017 के अनुसार वुहान इंडस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के बारे में लिखा था, जिसमें उल्लेख किया कि SARS वायरस इससे पहले बीजिंग में कुछ स्तरीय रोकथाम सुविधाओं की गलती से लीक हुआ था। यह कथन क्या सिद्ध नहीं करता कि कोरोना वायरस का संक्रमण दैवीय विपदा नहीं, मानव निर्मित षड्यंत्र है? जनरल मार्क मिले, जो कि अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि संक्रमण की वजह प्राकृतिक प्रतीत होती है, लेकिन इसे प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता। वाशिंगटन पोस्ट स्तंभ जोस रोजन ने अमेरिका दूतावास के वैज्ञानिकों द्वारा वुहान इंडस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के लिए बनाई गई 2018 के यात्रा के दौरान अमेरिकन अधिकारियों ने जो कुछ भी सीखा वह उनके लिए चिंतित होने का कारण था, जिसकी जानकारी के बाद संवेदी लेकिन गैर स्पष्ट कारणों से अमेरिकी अधिकारियों को वाशिंगटन वापस भेज दिया गया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में महामारी विज्ञान के प्रोफेसर जॉन मर्चेंट का कहना है कि वुहान इंडस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में स्टाफ को अमेरिकी प्रयोगशाला में प्रशिक्षित किया गया था। सभी आवश्यक मानकों का ध्यान रखा गया था, इसलिए कोरोना वायरस प्रयोगशाला की दुर्घटना नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख एंथोनी एगियरो, जो कि सामूहिक विनाश पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने कोरोना पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। अटलांटिका काउंसिल के वरिष्ठ जेमी मेंडसेल ने कहा यह वायरस चाइना की वुहान प्रयोगशाला प्रशिक्षण से आया है, जिसकी पुष्टि परिस्थिति जन है, परंतु इसे साक्ष्य सहित प्रमाणित करने में मैं असमर्थ। अप्रैल 2020 को अमेरिकी राज्य सचिव पोम्पियो ने एक बयान में कहा कि 30 अप्रैल 2020 को अमेरिकी खुफिया एवं वैज्ञानिक समुदाय ने सार्वजनिक बयान जारी कर इस विषय को खारिज किया कि वायरस प्राकृतिक नहीं है, अर्थात यह वायरस प्राकृतिक। यह बयान तब जारी किया गया जब लैब दुर्घटना की जांच चल रही। एक बयान में अमेरिकी राज्य सचिव पोम्पियो कहते हैं कि अब तक के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ इस वायरस को मानव निर्मित मानते हैं, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण मेरे पास नहीं है। पोम्पियो के पूर्व के बयान से यह बात भिन्न थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए व्हाइट हाउस ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही। 4 मई 2020 को ऑस्ट्रेलियाई टेबलाइड द डेली टेलीग्राफ नामक अखबार ने दावा किया कि एक खुफिया संगठन फाइव आइज ने कथित तौर पर डोजियर का आरोप लगाया कि वायरस के लीक का प्रकोप
वुहान लैब 10 है। फॉक्स न्यूज और अमेरिका सुरक्षा टिप्पणीकारों ने डेली टेलीग्राफ को जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय खुफिया तंत्र के ऊपर दबाव बढ़ा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार जो कि स्वयं भी फाइव आइज संगठन का हिस्सा है, ने कहना शुरू किया कि लीक डोजियर फाइव आइज डॉक्यूमेंट नहीं है। जर्मन सरकार ने भी लीक के डोजियर दावे का खंडन। 2015 में श्री झेंगली सहित शोध के एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नेचर मेडिसिन में एक अध्ययन प्रकाशित किया था, जिसके आधार पर कोरोना को मानव इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित 2019 के वुहान से उत्पादन की पहचान की गई। द इकोनॉमिकल अखबार लंदन, ग्लोबल टाइम्स, सिन्हाउ न्यूज एजेंसी, NBC न्यूज जैसे बड़े अखबारों ने अनेकों तर्क दिए जिस पर वहां की सरकारों को टिप्पणी करनी पड़ी, परंतु किसी सरकार ने कोरोना वायरस के मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक होने की पुष्टि पूरी तरह नहीं। मतलब यह वायरस आज भी रहस्यमयी है। 20 फरवरी को अमेरिकन अधिकारी ने आरोप लगाया कि रूस इस विघटन अभियान के पीछे है। वहीं रूस ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हजारों सोशल मीडिया द्वारा दावा किया कि यह वायरस CIA और US के आविष्कार हैं, जिसे हथियार बनाकर US चीन से आर्थिक युद्ध लड़ रहा है। ईरान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रेजा मांडेखुड़े ने भी दावा किया यह वायरस एक जैविक हथियार। चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस प्रकोप के परिणाम पर चर्चा के लिए महामारी रेगुलेशन इवेंट 201 का आयोजन किया गया, जो कि अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें चर्चा का विषय था कि वैश्विक महामारी के समय सरकार और अधिकारी संभावित विनाशकारी परिणामों के साथ क्या व्यवहार करेंगे और उनके प्रभाव क्या हो सकते। ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वायरस CAPS कोरोना वायरस एसोसिएटेड पल्मोनरी मोड कहलाता है, जिसके प्रयोग के अनुसार 65 मिलियन लोगों की मौत होना निश्चित। ऐसे में एक कहानी का जन्म 1980 के अनुसार फिर होता है, जिसके मुताबिक एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका मकसद था पूरी दुनिया का संचालन एक जगह से हो। शायद उस पावर का नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था। इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 से 150 लोग ही शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया की आबादी को 50 करोड़ के करीब करना, अर्थात आधी से अधिक आबादी को समाप्त करना था। इस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट में बड़ी आबादी वाले देश शामिल थे, जिसमें भारत भी आता है। इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम MMP माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। माइंड कंट्रोल के लिए सोशल मीडिया को सशक्त करने का काम किया गया। लोगों का भरोसा उस पर पैदा हो, लोग सोशल मीडिया की बात को सही माने और उसे स्वीकार करें। सोशल मीडिया ने उसी प्लान के चलते समाज में डर पैदा किया और जनता के माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करने का काम किया। दुनिया के विश्वसनीय मीडिया ने भी समाज को भयभीत कर अपनी बात मनवाने का कार्य किया, जिससे स्पष्ट देखा सुना और समझा जा सके। विचारणीय है कहीं दुनिया का मीडिया और सोशल मीडिया का नया रूप MMP माइंड कंट्रोल प्लान का हिस्सा। मनी कंट्रोल के लिए कैशलेस लेस कैश व्यवस्था को मोहरा बनाया गया। लोगों की जरूरत के समय खुद का पैसा भी उनके हाथ में नहीं होगा, अर्थात लोग अपने पैसे अपनी व्यवस्था के लिए सरकार पर आश्रित हो। क्या डिजिटल व्यवस्था भी MMP प्लान का कूटनीतिक हिस्सा तो नहीं है? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो रहा है यह कहने की जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी के संक्रमण ने उपरोक्त विषयों पर चिंतन के लिए मजबूर तो किया ही है, साथ ही हम सबको मजबूत रहने की शिक्षा भी दी है। शायद यह दुनिया की पहली बीमारी है जिसका इलाज तो खूब हो रहा है, परंतु कोरोना से निजात दिलाने के नाम पर कोई कारगर दवाई आज तक नहीं बनी। फिर भी इलाज जारी है, ये उत्साह। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस से पहले स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू नामक वायरस संक्रमण का रिहर्सल था। क्या वायरस के नाम पर भय पैदा करने की शुरुआत थी? क्या यह वायरस MMP के तहत निर्धारित षड्यंत्र का हिस्सा था? इस कड़ी को जोड़ने की जरूरत पूरी दुनिया ने महसूस क्यों नहीं? MMP के तहत आने वाले दिनों में सिर्फ 2 तरह के लोग ही बचेंगे। एक वह जो काम करेंगे, दूसरे वह जो काम करवाएंगे, अर्थात राजा और गुलाम। इसके अलावा और किसी की जरूरत शायद नहीं। MMP एजेंडे का एक पार्ट शायद यह भी था जिसके अनुसार सब काम 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसी एजेंडे का एक पार्ट है जो शायद ज्यादा भयावह है, लोगों को आपस में लड़ाना, अर्थात गृह युद्ध को बढ़ावा देना, जिसके लक्षण किसी और देश में भले ना दिखें परंतु भारत में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज लोगों का दिमाग शून्य सा हो गया है।
ऐसा लगता है हम सब किसी अज्ञात आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसने जब चाहा हमें भयभीत कर दिया, जब चाहा हमें आपस में लड़वा दिया, जब चाहा धर्म का अपमान किया, जब चाहा धर्म और राष्ट्र के नाम पर खून बहाया। आखिर इतना चेतनाशून्य समाज कैसे हो गया कि स्वचिंतन ही समाप्त हो गया। आश्चर्य की बात है, जब पूरी दुनिया में मात्र 160 लोग ही कोरोना से मरे थे, तब चाइना ने वुहान में ही 2 दिन के भीतर 1000 बेड का अस्पताल बना डाला था। स्कूल, कॉलेज, सड़क, म्यूजियम, स्टेडियम या कोई स्मारक नहीं, अस्पताल बनाया था। अचानक बनने वाले अस्पताल ने दुनिया को अचंभित क्यों नहीं किया? कुछ वैज्ञानिक और विद्वान कोरोना वायरस को 5G का दुष्परिणाम भी मानते। बहरहाल कोरोना का पाप कौन है यह सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन लावारिस कोरोना से भयभीत सारी दुनिया, सारा संसार। डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जैसे अनेक डॉक्टर कोरोना के षड्यंत्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पाई, बल्कि इनके द्वारा यूट्यूब में जारी किए गए वीडियो को डिलीट किया जा रहा है। अनेकों विद्वान डॉक्टरों ने अपील की है कि कोरोना नामक इस महामारी से भयभीत न हो, परंतु अज्ञात भय जो हमारे मन मस्तिष्क में समा गया है, उसने भारतीय सोच को शून्य कर निगेटिव स्वीकारना शुरू कर दिया। यह भय देश एवं समाज के लिए ठीक नहीं। हम सबको मिलकर इस भय और इस संकट से लड़ना ही है। यदि मेरे पास अपना कुछ है तो वह मेरा साहस है, जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। डायनासोर इस धरती का सबसे में विजयी रहा, फिर मुलाकात होगी, वरना वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।